Hey everyone, it's been a long I made any video on YouTube, so I thought why not to start it again. So yeah, let's begin with this contest. तो आज वाला कॉन्टेस्ट की डिफ़िकल्टी जो थी वो ओवरऑल मैं कहूँगा कि थोड़ी सी डिफ़िकल्ट साइड भी थी, एज थर्ड वाज आल्सो अ टफर प्रॉब्लम और फोर्थ भी थोड़ी सी मतलब हार्ड थी. तो थर्ड और फोर्थ दोनों ही मैं कहूँगा कि मतलब अगर तुम्हें मतलब ऐसा था कि फर्स्ट सेकंड और फर्स्ट भी मतलब बहुत मैं कहूँगा कि मतलब जैसे नॉर्मल फर्स्ट होती है उससे थोड़ी सी डिफरेंट थी, बिकॉज छोटा सा एक पैटर्न ऑब्जर्व करना था. और सेकंड इजी साइड पे थी, जबकि मेरी दो पेनल्टी लग गई थी इसमें. मैंने छोटी सी टाइपो कर दी, टाइपो नहीं मतलब छोटी सी गलती कर दी थी. और थर्ड और फोर्थ के लिए मैं कहूँगा कि थोड़ी सी डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स थी, जो कि नॉर्मल कॉन्टेस्ट से नॉर्मल लीड कोड कॉन्टेस्ट के अकॉर्डिंग. ओवरऑल डिफ़िकल्टी मतलब थर्ड तो काफ़ी स्टैंडर्ड, उस पर डीपी विद बिट मास्क करके टॉपिक होता है, उस पर बेस्ड थी, तो ओवरऑल स्टैंडर्ड थी. लेकिन एज अ थर्ड प्रॉब्लम ऑफ लीड कोड थोड़ी सी उससे टफर साइड पे थी. और जो फोर्थ वाली थी वो मैं कहूँगा कि उसमें पैटर्न ऑब्जर्व करना था एक, जो कि मैं बताऊँगा. थर्ड और फोर्थ दोनों डीपी पे बेस्ड थी. तो स्टार्ट करते हैं. रिकॉर्ड हो रहा है ना? ठीक है. तो इसकी बात करते हैं. तो ये वाली जो प्रॉब्लम थी इसमें हमारे पास क्या गिवन था, ठीक है, हमें बताना था. एक बार तुम देख लो प्रॉब्लम. एक चेस बोर्ड गिवन है 8x8 का, हमें कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं. हमें बताना है कि जो कोऑर्डिनेट्स गिवन है उनका सेम कलर है कि नहीं है. तो मैं तुम्हें बताता हूँ कि जो चेस बोर्ड होता है ना, हमारे पास चेस बोर्ड, जो हमारे पास चेस बोर्ड होता है उसकी एक प्रॉपर्टी होती है जो मतलब तुमको आगे के लिए भी पता होनी चाहिए. ये वाली जो सारे के सारे इसमें क्या होते हैं, कुछ होते हैं वाइट सेल्स, कुछ होते हैं ब्लैक सेल्स, है ना. ये वाइट है, ये ब्लैक है, ये वाइट है, ये ब्लैक है, ये वाइट है, ठीक है, ये ब्लैक है, एंड सो ऑन. अब तुम हमेशा चेस बोर्ड में जब तुम ऑब्जर्व करोगे तो जो वाइट सेल्स होते हैं ना उनको ऑब्जर्व करो. ये 0 0 पे है, ये 0 2 पे है, ये 0 4 पे है, यहाँ पे भी होगा हमारा. तो ये कितना हो जाएगा 0 1 2 0. तो तुम देखोगे हमेशा इसको ऑब्जर्व करो, इसको ऑब्जर्व करो, इसको ऑब्जर्व करो, और ये हो गया. तो ये क्या हो गया 1 1 तो I+J मॉड्यूलो 2 जो है ना वो हमेशा तुम्हारा जो है वो हमेशा रहता है 0 वाइट के केस में, और ब्लैक के केस में वो हमेशा रहता है 1. ये ऑब्जर्व करने वाली चीज़ है. और ये वाली जो चीज़ है ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ आती है, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स कोड फोर्सेस पे भी इवन ऐसी आती हैं कि तुम्हारे पास तुम केवल केवल जैसे डायगनली मूव कर सकते हो. और ओवरऑल उसमें भी ये होता है कि तुम सेम कलर पे मूव कर सकते हो. तो अगर सेम कलर पे हम मूव कर सकते हैं तो हमें बताना होता है कि हम कौन कौन सी जगहों पे पहुंच सकते हैं. तो इसका मतलब एक सिंपल सा आंसर है कि अगर तुम सेम कलर पे मूव कर सकते हो तो जहाँ पे भी I+J मॉड्यूलो 2 अगर तुम्हारा करंट वाले सेल का 1 है तो वो ओवरऑल सारे सेल्स का भी 1 जिनका है उन पे तुम पहुंच सकते हो. चलो उसको हटाओ. लेकिन इस वाली प्रॉब्लम में ये मतलब तुम्हें ऑब्जर्व करना है कि चेस बोर्ड की प्रॉपर्टी होती है कि जो वाइट होते हैं वो हमेशा I+J मॉड्यूलो 2 उनका हमेशा होता है 0, और ब्लैक का होता है मॉड्यूलो 2 जो है वो होता है तुम्हारा 1. ठीक है, सिंपल सा ही है. अब इसको देख लेते हैं कि इस वाले में हमें क्या करना था. अगर दो कोऑर्डिनेट है तो मतलब इसका क्या मतलब है कि अगर पहला वाला ब्लैक हो तो दूसरा वाला भी ब्लैक हो, और अगर पहला वाला वाइट है तो दूसरा. तो मतलब अब ब्लैक और वाइट हम किससे निकालते हैं, पैरिटी से. तो ये हमने सिंपल इसकी पैरिटी निकाल दी. और ये अब ये -a और -0 क्यों किया है, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि हमें कोऑर्डिनेट्स इस फॉर्म में गिवन है ABCDFGH और 1 2 3 4 5 6 7 8. ठीक है, तो बस ये चीज़ ऑब्जर्व करो और तुम्हारा आंसर आ जाएगा.
तो ये तो हो गया पहला। अब हम बात करते हैं दूसरे की। ठीक है। अब ये जो था, ये किसकी प्रॉब्लम थी? सिंपल प्रायोरिटी क्यू की थी। तो मैं बेसिकली क्या निकालना है? kth। तो मैं निकालना है ओवरऑल इस वाली प्रॉब्लम है। एक बार तुम प्रॉब्लम देख लो कि हमारे पास क्या गिवन है। हमारे पास एक 2D प्लेन गिवन है जिसमें हमें काफ़ी सारी क्वेरीज दी जाएंगी। क्वेरीज में हमें क्या दिए जाएंगे? ऑब्स्टेकल दिए जाएंगे एक्स वाई के, है ना। और हमें बताना है कि आफ्टर एवरी क्वेरी हमें बताना है कि kth स्मॉलेस्ट ऑब्स्टेकल जो है हमसे वो क्या है। और डिस्टेंस हमें कैसे निकालना है? और मतलब डिस्टेंस kth जो हमें निकालना है नियरेस्ट, वो कहाँ से निकालना है? ओरिजिन से। और ओरिजिन से डिस्टेंस कैसे हम कैलकुलेट, इन्होंने बोला है कि कैसे करो? मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ आई। ठीक है, तो सिंपल है ये वाली चीज़, मतलब प्रॉब्लम समझना सिंपल है। मैं इसका सॉल्यूशन बताता हूँ। तो इसमें कुछ भी नहीं करना था। तो जैसा कि मैंने बताया कि प्रॉब्लम हमें कुछ इस तरीके से गिवन है कि हमारे पास ऑब्स्टेकल्स आएंगे काफ़ी सारे, और हमें ये बताना है जो भी ऑब्स्टेकल्स आते जा रहे हैं उसमें से kth मिनिमम डिस्टेंस पे कौन सा है। ठीक है, तो तुम क्या कर सकते हो, इसके लिए होती है तुम्हारी प्रायोरिटी क्यू। ये बहुत स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है। अगर तुम्हें kth मिनिमम kth मैक्सिमम आता है तो तुम्हारे दिमाग में सेट प्रायोरिटी क्यू ये सीधा सीधा आना चाहिए दिमाग में। तो मैंने प्रायोरिटी क्यू यूज़ किया था। तो हमें क्या निकालना है? सबसे पहले kth मिनिमम। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? मैक्स हीप बना लेंगे। मैक्स हीप क्या होती है? जिसमें जो टॉप एलिमेंट होता है वो मैक्सिमम होता है, फिर उससे जस्ट छोटा यहाँ पे, फिर उससे छोटा यहाँ पे, मतलब टॉप जो है वो मैक्स को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? हम अपनी एक प्रायोरिटी क्यू मेंटेन कर लेंगे। ठीक है, अब जैसे कि ये मानते हैं, पहली वाली प्रॉब्लम ही लेते हैं, 1 2 3 4 2 3 -3 0। तो जब हमारा पहला पॉइंट आया तो वो हमारे पास, और हमारा k जो है वो 2 है, तो हमारा डिस्टेंस कितना हो गया? 3। तो प्रायोरिटी क्यू में 3 डल गया, लेकिन हमें आंसर में पुश बैक करना है -1 क्योंकि इसका साइज ही अभी 2 से कम है। तो आंसर में हम पुश बैक करेंगे -1। फिर हमने डाला 3 4 3 4 कितना हो गया हमारा? 7। तो ये 2 साइज की हमारी प्रायोरिटी क्यू हो गई, और हमें 2 साइज तक ही बना के रखनी है क्योंकि हमें kth मिनिमम निकालना है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि हमें क्या निकालना है? kth मिनिमम, तो वो हो जाएगा 7। तो दूसरे में डल गया 7। फिर आया 2 3 जो कि है 5। तो तुम 7 को पॉप करो और 5 को डाल दो। ठीक है, तो इस वाले केस में हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 5। फिर तुम्हारा आया -3, 0। तो इसमें क्या होगा कि तुम्हारा 5 भी हट जाएगा अब, और तुम्हारा क्या आ जाएगा? 3। तो -1 7 5 3। ठीक है, ये प्रॉब्लम है। और इसका मैं कोड दिखा देता हूँ तुम्हें। सबसे पहले हमें क्या करना है? हमने प्रायोरिटी क्यू बनाई जो कि मैक्स वाली बनाई, हमने आंसर ले लिया। अब हमें क्या करना है कि k-1 तक तुम समझ सकते हो कि k-1 तक क्या होगा, कि अगर तुम्हारी k-1 तक -1 पुश होते चले जाएगा, पुश होते चले जाएगा, है ना, तुम्हारे आंसर में, क्योंकि तुम्हारे k ऑब्स्टेकल्स एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे हैं अभी। तो k-1 ऑब्स्टेकल्स तक हम डायरेक्ट प्रायोरिटी क्यू में पुश करेंगे और आंसर में पुश बैक करेंगे -1। और फिर केवल k से हम क्या करना स्टार्ट करेंगे कि जैसे ही हमारा ये इफ वाली कंडीशन से भी काम चल जाएगा यहाँ पे, तो प्रायोरिटी क्यू में हम पुश करेंगे, और मतलब जो हमारा क्या हो जाएगा? k+1 साइज हो जाएगा यहाँ पे। मतलब जैसे यहाँ तक हमने किया, नहीं, यहाँ तक हमने किया, तो यहाँ तक हमारा क्या था? k-1 साइज था। फिर जो पहली एंट्री आई होगी उस पर हमारा k साइज हो गया होगा। तो
तो जैसे ही के साइज हुआ तो हम आंसर डॉट पुशबैक क्या कर देंगे, जो टॉप पे जो केथ मिनिमम हमारा मैक्स एलिमेंट होगा जो प्रायोरिटी क्यू का होगा, है ना। और हमें क्या करना होगा कि अगर किसी भी मोमेंट पे k+1 हो जाता है साइज, तो जो मैक्सिमम है वो वाला एलिमेंट पॉप कर दो, तो पुश करो, और अगर k से बड़ा हो रहा है तो पॉप कर दो साइज, ठीक है। तो बी वाला ऐसे हो जाएगा। सी वाले की बात करते हैं, तो जो थर्ड प्रॉब्लम डीपी विद बिटमास पे थी। तो तुम्हारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है, तो तुम्हें कुछ एलिमेंट्स उठाने हैं, सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं, तुम्हें कुछ इस तरीके से उठाने हैं कि जो तुम कोई भी मतलब सारे के सारे जो तुम एलिमेंट्स उठाओ वो एक तो डिस्टिंक्ट होने चाहिए, यूनिक होने चाहिए, और कोई भी सेम रो से ना हो। अब इसमें ऑब्जर्व करने वाली चीज़ थी कि वैल्यूज जो है 100 तक जा रही है और ग्रिड की लेंथ जो है वो 10 तक जा रही है। तो अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि ऐसी चीज़ों को कैसे सोचना चाहिए जब इस तरीके की प्रॉब्लम आए। तो सबसे पहले जो है ना, इन प्रॉब्लम्स को कैसे सोचा जाता है कि कंस्ट्रेंट्स देखे जाते हैं हमारे, है ना, कंस्ट्रेंट्स। जो कि मैंने देखा कि मेरे कंस्ट्रेंट्स जो हैं वो जो मेरा नंबर ऑफ रोज है उसको n से अगर मैं डिनोट करता हूँ तो वो 10 तक ही जा सकती हैं, और जो मेरी वैल्यूज़ हैं वो मेरी 100 तक जा सकती हैं। हमें मतलब 1 2 3 4 1 से लेकर 100 तक जो AIG की वैल्यू है, हमें ये दोनों डिस्टिंक्ट रखनी है, रोज भी डिस्टिंक्ट रखनी है, वैल्यूज़ भी डिस्टिंक्ट रखनी है, राइट। अब एक चीज़ होती है कि मतलब हमने कोई चीज़ विजिट कर रखी हो तो हम ऑलरेडी, तो हमें दोबारा विजिट नहीं करनी सेम चीज़। तो अगर मैंने कुछ ऑलरेडी, तो तुम्हारे पास सबसे पहले 2-3 ऑब्जर्वेशन आ रही होंगी। सबसे पहले तो मेरे पास यहाँ पे चॉइसेस हैं कि मैं किसी को उठाऊं या नहीं उठाऊं। जब भी चॉइसेस आती है तुम्हारे दिमाग में डीपी आनी चाहिए, मतलब बिल्कुल ऐसा जरूरी नहीं है, ग्रीडी भी काम कर सकती है, लेकिन डीपी भी आनी चाहिए तुम्हारे दिमाग में चॉइसेस को देख के। दूसरी चीज एन वाला कंस्ट्रेंट, कभी भी कोई चीज हमें मेंटेन करनी हो कि वो विजिटेड है कि नहीं है, तो अगर हम उसके लिए सिंपल विजिटेड एरे मेंटेन करते हैं, तो अगर हम विजिटेड एरे मेंटेन करते हैं उसके लिए, तो तुम खुद सोचो कि डीपी में कभी भी विजिटेड एरे मेंटेन नहीं करी जा सकती है। तो डीपी में हमेशा मास्क बनाए जाते हैं विजिटेड का ट्रैक रखने के लिए कि हमने कोई चीज विजिट करी है कि नहीं करी है, तो उसके लिए मास्क बनाते हैं अपन, जो कि 10 साइज का है। तो 2 की पावर 10 मतलब उसमें 1 0 1 0 ऐसे ऐसे 0 0 10 साइज का मास्क बनाओ, मतलब बेसिकली इंटीजर्स ही होता है मास्क। तो 2 की पावर 10 पॉसिबिलिटीज हो सकती है उस मास्क की। मतलब मैं डीपी विद मास्क का बिल्कुल एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट नहीं समझाऊंगा यहाँ पे, लेकिन मैं बताऊंगा कि इंट्यूशन कैसे आनी चाहिए इसकी। तो विजिट जो चॉइसेस से मेरे दिमाग में डीपी आई, एन को देख के मेरे को पता लग गया मैं विजिट रो होगी कि नहीं होगी वो मैं मास से अपने मेंटेन कर लूंगा। और अब मेरे को डिस्टिंक्ट वैल्यूज भी मेंटेन रखनी है। तो इसका क्या मतलब है कि अगर मैं 1 ले चुका हूं तो मेरे को 1 दोबारा नहीं लेना। तो उसके लिए मैंने ये जैसी 2 चीजें सोच ली थी कि चॉइसेस से डीपी और विजिट कर रखा है कि नहीं, तो वह मैं मास से मेंटेन कर लूंगा। तो तीसरी चीज निकालना बहुत ईजी था कि तुम 1 पे पहले जाओ, फिर तुम 2 पे जाओ, फिर तुम 3 पे जाओ, ऐसे ऐसे करके 100 पे जाओ। 1 से 2 मतलब 1 को तुम 2 बार नहीं उठा सकते, केवल इसमें से कोई एक ही रो उठा लो। मतलब ऐसे समझो कि मेरे पास टोटल AIJ की काफ़ी सारी 100 तक वैल्यूज हो सकती हैं। ये वाली जो 1 है वैल्यू, ये काफ़ी सारी रोज में आ सकती हैं। समझ लो रो 1, रो 2, रो 3, रो 4। मेरे को कॉलम से मतलब नहीं है यहाँ पे, मेरे को केवल रो से मतलब है। सिमिलरली R5, R6, R3 किसी में भी आती हो, तो 1 जो है मेरे को इनमें से केवल एक ही रो में से उठानी है या 1 उठाना ही नहीं है। सिमिलरली सेम गोज फॉर 2, सेम गोज फॉर 3। यहाँ पे काफ़ी सारी रोज होंगी जैसे R8, R9, R1। तो इसका क्या मतलब है कि मेरे पास 1 है, 2 है, 3 है, तो मैं 1 जो है वो मैं इन रोज से उठा सकता हूँ, 2 जो है इन रोज से, 3 इन। मतलब ये सिंपली क्या है कि मैं यहाँ पे ट्रैक कर रहा हूँ कि मेरा 1 जो है वो किन किन रोज में आता है, और मेरे को कॉलम से मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि मतलब नहीं है, क्योंकि कुछ कंडीशन नहीं है कॉलम पे। तो या तो मैं 1 को उठाऊंगा या तो मैं 1 को नहीं उठाऊंगा।
सेम 2 को उठाऊंगा या 2 को नहीं उठाऊंगा, या 3 को उठाऊंगा या 3 को नहीं उठाऊंगा। अगर मैं 1 को उठाता हूँ तो इनमें से मैं किसी एक ही रो पे उठा सकता हूँ। अगर मैं 2 उठाऊंगा तो क्या होगा, हमारा 1 रिपीट हो जाएगा, जो कि कंडीशन हमारी सेटिस्फाई नहीं होगी। तो या तो 1 मत उठाओ, अगर उठाओ तो इनमें से किसी एक रो में। सेम गोज फॉर 2, सेम गोज फॉर 3। और ये वाली रो रिपीट ना हो, वो हम किस में मेंटेन कर लेंगे, अपने मास्क में। तो डीपी की स्टेट क्या होगी कि तुम इन वाली वैल्यूज पे आइटरेट करोगे जो कि 1 से 100 तक होंगी। तो वैल्यूज की तुम्हारी स्टेट होगी और दूसरी तुम्हारी होगी मास्क। मास्क तुम्हारा डिनोट कर रहा होगा कि 2 की पावर 10 तक का जो कि होगा। मास्क तुम्हारा डिनोट कर रहा होगा बेसिकली कि कौन कौन सी रोज हमने विजिट कर रखी हैं। और तुम हर वैल्यूज पे आइटरेट करके सिंपली चेक कर लोगे उसमें जो भी रो एग्जिस्ट करती हैं उन पे वैल्यूज आ रही है कि नहीं आ रही है। तो इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी वो होगी 100 इंटू 2 की पावर 10 प्लस जितनी हमारी, मतलब अराउंड 200 इंटू 10 की पावर 10, 2 की पावर 10 समथिंग जाएगा। तो 2 की पावर 10 जो होता है वो हमारा 1024 होता है। 200 तो 10 की पावर 3, मतलब ओवरऑल तुम्हारा लगभग 2 इंटू 10 की पावर 5 तक कैलकुलेशंस जाएगी। तो ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वैल्यू हमारी 100 तक जा सकती है। मास जो है वो 2 की पावर 10, ठीक है। तो 1024 इंटू 100, और ये वाली वैल्यूज के अंदर भी तुम्हारी रोज आ रही होंगी, हर वैल्यू के अंदर काफ़ी सारी रोज होंगी। तो जो ओवरऑल ये रोज होंगी सबका तुम सम करोगे तो तुम ऑब्जर्व करोगे वो मैट्रिक्स के साइज के बराबर ही होगा, जो कि है हमारा n इंटू n, जो कि 100 होगा। तो 100 प्लस 100 में इसलिए 200 ले रहा हूँ, तो 2 इंटू 10 की पावर 5 समथिंग होगा, ठीक है। अब ये वाली चीज़ जो है, अब इसका मैं तुम्हें कोड दिखाता हूँ कि कोड कैसे कर सकते हैं इसको। आई होप समझ आया होगा तुम्हें। सबसे पहले मैंने डीपी यहाँ पे बना दिया और मैंने ये क्या किया कि हर एक वैल्यू के लिए मैंने मेंटेन किया कि भाई ये इसमें इस वाली वैल्यू को कौन कौन सी रोज कंटेन करती हैं। ये मैंने सिंपल डीपी को इनिशियलाइज किया यहाँ पे, मतलब क्लियर कर दिया पहली वाली वैल्यू जो हमारी पहली वाली जंक वैल्यूज पड़ी थी उन सबको क्लियर कर दिया, डीपी को -1 से इनिशियलाइज कर दिया। तो फिर मैंने क्या किया कि 0 से यहाँ पे चला गया, मैं हर एक वैल्यू पे गया और हर एक वैल्यू का मैंने क्या स्टोर कर लिया, हर एक वैल्यू का मैंने स्टोर कर लिया वो कौन सी रो में आता है वो रो स्टोर कर ली, और मैंने अपनी बस डीपी कॉल कर दी। डीपी में कुछ भी नहीं कर रहा है, अपन सिंपली क्या कर रहे हैं कि अगर 100 तक वैल्यू हो सकती है, 101 पे है तो रिटर्न 0, मतलब बेस केस। और फिर मैं ये सिंपली चेक कर लेता हूँ कि डी पी ऑफ आई कॉमा मास्क की वैल्यू -1 अगर है तो या तो हम स्किप करेंगे या तो उठाऊंगा ही नहीं मैं ये वाली वैल्यू। अगर मैं उठाऊंगा तो मेरे को चेक करना है कि ऑलरेडी रो विजिटेड तो नहीं है। तो मास्क मेरा एग्जिस्टिंग है और जे मेरी क्या डिनोट कर रही है यहाँ पे रो, कि ए जो मेरी वेल है, जो मेरी करंट वाली वैल्यू है वो किन किन रोज में आती है। अगर वो रो ऑलरेडी विजिटेड है, अगर विजिटेड नहीं है तो केवल तभी ये वाली जो मैं वैल्यू है ये उठा सकता हूँ, और इस वाली रो को मेरे को मार्क करना पड़ेगा 1। तो आई मैंने किया क्योंकि आई वाली वैल्यू मैं उठा रहा हूँ यहाँ पे, तो i+1 मैं आगे वाली वैल्यू पे, और मैं जेथ रो उठा रहा हूँ तो मैं जेथ रो को मार्क कर दूंगा 1 से, ठीक है। और कर देंगे अपन, ये सिंपली बिट मास्क का ऑपरेशन है, स्टैंडर्ड है काफ़ी। और एंड में डीपी ऑफ बिट मास्क, मतलब इन सारे केस में मैक्सिमम आंसर निकालो, तुम उठाओगे कि नहीं उठाओगे। अगर तुम उठाओगे तो तुम टोटल जे वैल्यूज, मतलब जितनी भी रोज है उनमें से कोई भी उठा सकते हो, तो तुम्हें मैक्सिमम वाला चाहिए रहेगा। और या तो तुम नहीं उठाओगे, जो कि ये वाली कंडीशन है, तो जो भी मैक्सिमम हो वो रिटर्न कर दो। आई होप समझ आया होगा तुम्हें। ये वाली प्रॉब्लम मेरे को काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी थी, इसमें एक पैटर्न ऑब्जर्व करना था, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी थी मेरे को। प्रॉब्लम समझा देता हूँ कि क्या है। तो पहले एक बार तुम खुद से देख लो कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, हमारे पास एक एरे गिवन है और हमें क्वेरीज गिवन है, और हर क्वेरी में मतलब एल और आर गिवन होंगे, और हमें एल और आर में एक एल और आर को एक एरे की तरह अगर तुम कंसीडर करते हो तो उस एल और आर में काफ़ी सारी सब एरेज होंगी एल से आर तक में। जैसे कि 0 से 2 पहली क्वेरी उठाते हैं, 0 से 2, तो 0 से 2 तक की काफ़ी सारी सब एरेज होंगी, केवल जिसमें 2 आएगा, 8 आएगा, 4 आएगा, 2 से 8, 8 से 4, 2 से 2, 8, 4,
तो ये काफ़ी सारी सब एरेज हुई। इन हर एक सब एरे का तुमको क्या फाइंड करना है, जॉर स्कोर। हर एक का जॉर स्कोर फाइंड करो। जॉर स्कोर कुछ भी नहीं होता, ये इन्होंने बता रखा है कि तुम्हें मतलब रिपीटेड वे मैनर में तुम्हें हर दो एडजेसेंट का जॉर लेते जाओ और ओवरऑल साइज एक कम हो जाएगा, और लेते जाओ, ये कंटिन्यूस करते जाओ जब तक एरे का साइज 1 नहीं हो जाता। मैं एग्जांपल से समझाता हूँ तुम्हें कि जॉर स्कोर क्या होता है। पहले ये समझना जरूरी है हमें। जॉर स्कोर अगर तुमने समझ लिया तो मतलब प्रॉब्लम हो जाएगी, उसके बाद ज़्यादा कुछ बचता नहीं है। तो 0 से 2 अगर L और R है गिवन, तो 0 से 2 तक की तुम्हारी कौन कौन सी सब एरेज होंगी, मतलब ऐसे ले लो 2 पूरी एरे जो है हमारी 2 8 4 32 16 1। तो 0 से 2 अगर L और R है तो हमारे पास जिसमें 0 से 2 एक एरे जो हुई, सब एरे जो हुई वो ये है। अब इसकी भी सारी सब एरेज या तो 2 है, या तो 8 है, या तो 4 है, ठीक है, या तो 2 8 है, या तो 8 4 है, या तो 2 8 4 है। ये सारी सब एरेज हो गई हमारी। इन सारी सब एरेज में हमें चेक करना है कि सबसे ज़्यादा जॉर स्कोर किसका है, और वो हमें रिटर्न करना है। तो जॉर स्कोर क्या होता है कि इसका साइज 1 है तो इसका साइज, मतलब अगर 1 होता है साइज तो जॉर स्कोर वही वैल्यू रहती है। 8 पे 8 होगा, 4 पे 4 होगा। 2 और 8 का तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का जॉर कर दो। तो 2 और 8 का जो भी जॉर आता है 10 होता है, तो वो होगा। 8 4 का सिंपली 12 होता है तो 12 होगा। अब 2 8 4 का क्या होता है वो तुम्हें देखना पड़ेगा। 2 8 4 का इन्होंने बोला है कि तुम इन दोनों का जॉर निकालो, फिर तुम इन दोनों का जॉर निकालो। इसका साइज, इस एरे का साइज कितना हो गया, अब 2। अब इसका भी दोनों का साइज निकाल दो तो 2 जॉर 4 हो जाएगा, जो भी हो जाएगा 6। तो कहने का मतलब तुम समझे, अगर तुम्हारे पास 4 नंबर हैं A1 A2 A3 A4, तो जॉर स्कोर इस वाली का क्या होगा, A1 A2 होगा पहले दोनों का जॉर, फिर A2 जॉर A3, फिर A3 जॉर A4, और फिर इन दोनों का करो, फिर इन दोनों का करो, तो A1 जॉर A3 और A2 जॉर A4। अब इनका साइज 2 हो गया, अब इन दोनों का कर दो, तो A1 जॉर A2 जॉर A3 जॉर A4। तो ये जितनी भी सब एरेज होंगी सबका जॉर स्कोर निकालो और उनमें से मैक्सिमम। तो इस वाले केस में इसका 2 है, इसका 8 है, इसका 10 है, इसका 12 है, और इस वाली का कितना है, तो 6। तो हमें रिटर्न क्या करना है, जैसे 12। ठीक है, तो प्रॉब्लम समझ आ गई है। अब इसके सॉल्यूशन पे अपन मूव करते हैं। तो सॉल्यूशन इसका समझने के लिए, तो इसका सॉल्यूशन समझने के लिए हमें कुछ चीज़ें समझनी पड़ेंगी कि जॉर स्कोर को हम फाइंड कैसे कर सकते हैं। किसी भी, हम ये काम O ऑफ n में बहुत इजीली कर सकते हैं कि किसी भी सब एरे का पूरा वो निकाल दो, जॉर स्कोर निकाल दो, लेकिन वो O ऑफ n लेगा। अगर मेरे पास एक एरे गिवन है, इसके पहले कंस्ट्रेंट्स भी देख लो। जो n है वो तुम्हारा कुछ 1000 तक था, कितना था, 2000 समथिंग था, हाँ 2000 तक था। और जो तुम्हारी क्वेरीज हैं वो 10⁵ तक हो सकती हैं। तो तुम कुछ n² सोच सकते हो, ठीक है। तो n² ही इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। तो अब तुम देखो कि तुम्हें L से R में केवल L से R का जॉर स्कोर निकालना है। तो मैं मैक्सिमम जॉर स्कोर की बात नहीं कर रहा, केवल पूरी L से R का। मतलब कि हमें अगर क्वेरी गिवन है L से R, तो हमें क्या करना है, उसकी सारी की सारी सब एरेस निकालनी है, और सारी सब एरेस का हमें जॉर स्कोर करना है और उसका भी मैक्सिमम करना है। लेकिन मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं सिंपल एक एरे के जॉर स्कोर की बात कर रहा हूँ। तो वो क्या होगा वो ऑब्जर्व करते हैं। अगर मेरे पास A1 A2 A3 A4 मेरे पास 4 नंबर है, तो मेरा जॉर स्कोर क्या होता है, अभी अभी मैंने कैलकुलेट किया, A1 जॉर A2 जॉर A3 जॉर A4। अब मैं तुम्हें 5 का दिखाता हूँ। इसमें एक तुम्हें बहुत अच्छा पैटर्न ऑब्जर्व होगा। A1 A2 A3 A4 A5 का निकालते हैं। तो A1 जॉर A2 होगा पहले, फिर होगा A2 जॉर A3, फिर होगा A3 जॉर A4, फिर होगा तुम्हारा A4 जॉर A5, ठीक है। फिर इसके बाद अब तुम आओ,
होगा A1 जॉर A3 हो जाएगा इन दोनों का, फिर तुम्हारा इन दोनों का हो जाएगा A2, इसका नेक्स्ट क्या होगा A2 जॉर A4, फिर होगा तुम्हारा A3 जॉर A5, फिर क्या होगा तुम्हारा A1 जॉर A2 जॉर A3 जॉर A4, और दूसरे इसका क्या होगा A2 जॉर A3 जॉर A4 जॉर A5। इसको ध्यान से ऑब्जर्व करो। जो अभी अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि A1 जॉर A2 जॉर A3 जॉर A4 का हमने ऊपर निकाला था, जो कि होता है सबका जॉर। अभी अभी हमने ऊपर फाइंड किया था 4 का जो होता है वो सबका होता है, सबका जॉर। तो अगर मेरे को 5 का निकालना है तो इसकी जो लास्ट स्टेज है, केवल लास्ट स्टेज को कंसीडर करो, वो क्या है A1 से लेकर A4 तक का और A2 से लेकर A5 तक का। इसका क्या मतलब हुआ, अगर मेरे पास 5 है, अगर मेरे को इसका आंसर पता है A1 से A4 तक का जॉर, जो कि होता है A1 जॉर A2 जॉर A3 जॉर A4, अभी हमने ऊपर फाइंड किया। A2 से लेकर A5 का सिमिलरली क्या होगा, वो होगा A2 जॉर A3 जॉर A4 जॉर A5। तो अगर मेरे को ये दोनों पता है तो मेरे को इतनी स्टेप कंसीडर करने की, कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। मेरे को केवल इन दोनों से मतलब पड़ता है और इन दोनों का जॉर मेरा आंसर होगा। तो अगर ये A1 से A5 तक है तो तुम्हें यहाँ से लेकर यहाँ तक का आंसर पता अगर है A1 से A4 का और A2 से A5 का, तो तुम इजीली A1 से A5 का आंसर निकाल सकते हो केवल O1 में। A1 से A4 का अगर मेरे को पता है, A2 से A5 का पता है, तो मैं इजीली O1 में A1 से A5 निकाल सकता हूँ। इसको और थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। A1, A2, A3, A4, A5, A6 इसका निकालने की कोशिश करते हैं। तो पहले इसका आंसर देख लेते हैं। इसका क्या आएगा, A1 आ गया मेरा, A2 से A2 कट गया, A3 से A3 कट गया, A4 से A4, तो A1 जॉर A5 आ गया। तो इसको ध्यान से समझना। यहाँ पे आएगा A1 A2, अब मैं ऐसे लिखते जा रहा हूँ A2 A3, जल्दी जल्दी करते हैं, A3 A4, A4 A5, A5 A6। इन दोनों का जब होगा A1 A3, जॉर नहीं लिख रहा मैं बीच में, A2 A4, A3 A5, A4 A6। इसके बाद A1 A2 A3 A4, A2 A3 A4 A5, A3 A4 A5 A6। इन दोनों का क्या होगा, ये कट गया, A1 A5 और A2 A6। बस लास्ट की स्टेप को कंसीडर करो। इसके बाद हो जाएगा A1 A2 A5 A6, लेकिन इससे जस्ट पहले वाली स्टेप को कंसीडर करो, A1 A5 और A2 A6। ध्यान से सोचो, A1 से A5 का हमने पहले क्या निकाला था, A1 और A5। तो अगर मेरे को इसका आंसर पता है, और A2 से A6 का क्या होगा, सिमिलरली बस नंबर ही तो चेंज करना है, 1 को 2 से और 5 को 6 से। तो A2 से A6 का क्या आंसर होगा, A2 और A6। सिमिलर सा पैटर्न है, क्योंकि 5 को अब तुम बस नंबर चेंज कर दो तो तुम्हें समझ आ जाएगा, एक एक से शिफ्ट करोगे तो इन 5 का अगर मेरे को पता है, और इन 5 का मतलब A2 से A2 A3 A4 A5 A4 A5 A6 का क्या जॉर होगा, तुम्हारा होगा A2 और A6। अगर तुम्हें A1 से A5 का पता है, A2 से A6 का पता है, A1 से A5 का हमारा क्या आंसर आता है, A1 और A5। A2 से A6 का क्या होता है, A2 और A6। अगर इन दोनों का पता है तो तुम O1 में सीधा इसका आंसर निकाल सकते हो, A1 से A6 का। ये मेरा कहने का मतलब है। तो इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूं कि जॉर स्कोर ऑफ I से लेकर J तक का वो क्या होता है, जॉर स्कोर ऑफ I+1 से लेकर J का जॉर स्कोर ऑफ I, J-1। ये इक्वेशन जो है वो हमारी जॉर स्कोर निकालने के काम में आएगी, किसी भी एरे का, किसी भी सब एरे का। ठीक है, तो सोच लो, अगर मैं डीपी की वैल्यू कैलकुलेट करता हूं तो डीपी ऑफ IG, अगर मैं यहाँ पे जॉर स्कोर को एज अ डीपी लिखता हूं तो डीपी ऑफ IJ बिल्कुल सिमिलरली इस वाली चीज को वो करेगी। तो इससे मेरे पास डीपी में
आंसर किसका आ जाएगा, जॉर स्कोर आ जाएगा। मतलब मैं सब जॉर स्कोर ही ले लो, डीपी मत लो नाम, जॉर स्कोर ही लेके चलते हैं, कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। अब हमें किसी भी आई जे तक का हमें चाहिए मैक्सिमम। कोई भी हमें सब एरे गिवन हो आई जे, उसमें काफ़ी सारी सब एरेज होती होंगी और उनमें सारी सब एरेज का अपना अपना जॉर सम होगा, तो सबका मैक्सिमम। तो अब तुम खुद सोचो कि तुम्हारी सब एरेज जो आई से लेकर जे है, आई से लेकर जे मतलब ऐसे समझ लो 0 से लेकर 5 अगर है, एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं 0 से लेकर 5, इसका हमें मैक्सिमम, इसमें क्वेरी हमें कुछ ऐसे है। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी, दो 0 से 5 नहीं, छोटा लेते हैं थोड़ा, 0 से 3 लेते हैं। तो 0 से 1, 0 से 0, 0 से 1, 0 से 2, 0 से 3, 1 से 2, 1 से 1, 1 से 3, 2 से 2, 2 से 3 और 3 से 3। तो इसका क्या मतलब है, क्या मैं बोल सकता हूं कि डीपी ऑफ आई जे जो है उसको मैं इजीली कैलकुलेट कर सकता हूं। कैसे, अगर मैं आई जे पे हूं, 0 से 3 तक का निकालना है, तो मैं बोलूंगा भाई एक काम करो, 0 से 3 तक का जॉर स्कोर तुम निकाल लो, जो भी होता है जॉर स्कोर ऑफ 0 से 3 तक का तुम निकाल लो, और तुम्हारा क्या होता है, बेसिकली मैक्सिमम होता है ना, तो यहां पे लिखो मैक्स। अब तुम या तो क्या कर सकते हो कि राइट से आगे बढ़ोगे, मतलब तुम समझ रहे हो जो मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं, कि राइट से आगे बढ़ोगे या लेफ्ट से आगे बढ़ोगे। तो मैं इसको बोलूंगा कि जॉर स्कोर मैक्सिमम कहां से आता है, मेरे को वो चीज चेक करनी पड़ेगी, है ना। तो या तो मैं, अगर मेरे पास आई जे है तो 0 से 3 है, समझो कि, तो या तो 0 से 2 तक में मूव करो अब तुम, या तो 1 से 3 तक में मूव करो। मतलब या तो लेफ्ट से बढ़ो या राइट से बढ़ो। ओवरऑल अगर तुम लेफ्ट से बढ़ते हो और राइट से बढ़ते हो तो तुम्हारी सारी सब एरेज कंसिडर हो जाएंगी। मैं एग्जांपल के तौर पर समझाता हूँ, 0 से 3 का मैं देखता हूँ। तो अगर मैं 0 से 3 तक का, मैं पहले तो डीपी की इक्वेशन लिखता हूँ, उसको समझाता हूँ। तो मैक्स ऑफ जॉर स्कोर ऑफ 0 से 3 कॉमा, अब तुम्हारा क्या होगा, या तो तुम आगे बढ़ोगे, तो समझो कि डीपी ऑफ, मैं बोलता हूं तुम्हें कि आई प्लस 1 कॉमा जे, जे मतलब कि इस वाली से आगे बढ़ो, या फिर क्या करो तुम, यहां पे जॉर स्कोर ही उठाओ, ये वाली सेम चीज, कॉमा डीपी ऑफ आई कॉमा जे माइनस 1। अच्छे से लिखते हैं। अगर तुम्हारा ये फंक्शन जो है तुम्हारा आई जे जो है तुम्हारा, वो तुम्हें मैक्सिमम देता है एल से आर तक का, आई से जे तक का। तो मैं ये बोल रहा हूं कि ये वाली जो चीज होगी, आई से जे का स्कोर को लेट से एक्स से डिनोट करते हैं, तो वो होगा मैक्स ऑफ एक्स कॉमा फंक्शन ऑफ आई प्लस 1 से लेकर जे, या फिर हम उस दूसरी तरफ मूव करेंगे, तो मैक्स ऑफ एक्स कॉमा आई से लेकर जे माइनस 1 तक का, या तो इस तरफ, या तो हम लेफ्ट से मूव करेंगे या राइट से मूव करेंगे, और इन दोनों का भी हमें क्या करना होगा, मैक्सिमम। तो करंट वाले का मैक्सिमम लो और तुम लेफ्ट से आगे बढ़ो, या करंट वाले का मैक्सिमम, मतलब मैक्स ऑफ एक्स क्यों लिया मैंने, क्योंकि अभी करंट वाले का एक्स है और आगे इनमें से जो भी वैल्यू आएगी मेरे को सबसे ज्यादा मैक्सिमम चाहिए, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे मैक्सिमम लगाया, जो कि सबसे फाइनल मैक्सिमम आएगा। सिमिलरली करंट वाले का लो और राइट से मूव करने लग जाओ, और उससे क्या मैक्सिमम आ रहा है, दोनों को लो और उन दोनों का भी मैक्स ले लो। तो अगर तुमने ये वाली चीज कर दी तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो बेसिकली तुमने जॉर स्कोर निकालना सीख लिया, आई से जे तक का जॉर स्कोर क्या होगा, और तुमने डीपी निकालना सीख ली कि डीपी ऑफ आई जे कैसे निकालेंगे। बस यही दो चीजें तो निकालनी थी। तो अगर ये जो दो चीजें निकाल ली तो क्वेरीज का आंसर तुम ऑफ 1 में कर सकते हो। इसको एक बार और देखना, थोड़ा समझने की कोशिश करना, खुद से पेन उठा के करोगे तो ज्यादा अच्छे से समझ आएगा।
मैं एक बार इसका कोड दिखा देता हूँ। तो ये थोड़ा सा मैंने गंदा लिखा था, मतलब ये डीपी टेम्परेरी में मैंने जॉर स्कोर यूज़ कर स्टोर कर रखा है। मेक ऑफ टेम्परेरी में जॉर, मतलब नेमिंग पे थोड़ा सा कम जाना, घटिया तरीके से किया था कॉन्टेस्ट में। तो हाँ, मतलब तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए। तो सिमिलर, पहले सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ कि ऐसे समझ लो कि यहाँ से मैं जॉर स्कोर कैलकुलेट कर रहा हूँ किसी भी चीज़ का। तो जॉर स्कोर ऑफ आई जे जो होगा वो हमारा क्या होगा कि किसी भी आई से लेकर जे तक का, जो मैंने बताया कि अगर तुम्हारा आई इक्वल्स टू जे जो कि बेस कंडीशन है, मतलब जो जॉर स्कोर होगा वो डायरेक्ट वैल्यू के बराबर होगा। डीपी ऑफ टेम्परेरी में मैंने जॉर स्कोर स्टोर कर रखा है। अदरवाइज वो क्या होगा कि जॉर स्कोर जो होता है आई से जे माइनस वन का निकालो, आई प्लस वन से जे दोनों का जॉर कर दो, वो होगा तुम्हारा जॉर स्कोर। इतना समझ आ गया हमें, है ना। तो यहाँ पे मैंने टेम्परेरी जॉर स्कोर स्टोर कर लिया, मतलब टेम्परेरी नहीं, डीपी ऑफ टेम्परेरी में मैंने अपना जॉर स्कोर कर लिया। और ये मेरी दूसरी जो डीपी है वो मेरी बता रही है हर एक आई जे पेयर का मेरे को निकालना है कि मैक्सिमम जो वैल्यू आ रही होगी जॉर स्कोर की, क्योंकि इसकी काफ़ी सारी सब एरेज हैं, तो सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है वो हमें स्टोर करनी है। तो सेम आई इक्वल्स टू जे पे हम क्या करेंगे कि मेरी यही वाली वैल्यू होगी। अदरवाइज आई इक्वल्स टू जे, मतलब ये आगे अगर जा रहा है तो रिटर्न इंट मैक्स, ये बेस केस है, ये तुम समझ सकते हो। और अगर अदरवाइज मेरी क्या होगी, जो डीपी ऑफ स्कोर में मैं मैक्सिमम जॉर स्कोर कर रहा हूँ, तो जो मेरा जॉर स्कोर अभी करंट आई जे का है, या तो मैं लेफ्ट में आगे बढ़ाऊंगा अपनी एरे को, या तो मैं राइट में बढ़ाऊंगा, क्योंकि इससे सारी पॉसिबिलिटीज कंसिडर हो जाएगी। तो मैक्स ऑफ जो मेरा अभी करंट जॉर स्कोर है, या तो मैं लेफ्ट से बढ़ाऊंगा, तो उसका मेक मैंने कर रखा है, मतलब ये कॉल कर रखा है। तो ये वाला ही फंक्शन जो है यहाँ से आया, या तो मैं अपनी और इन दोनों का मैक्स, मतलब अगर करंट मेरा मैक्स आ रहा है और लेफ्ट को बढ़ा के मेरे कुछ आगे आ रहे होंगे, तो मेरे को अभी करंट और उन सबका मैक्स चाहिए, है ना। या तो मैं अभी करंट वाले का मतलब अभी मैं अपनी एरे को राइट से पीछे कर रहा हूँ, है ना। तो उस वाले केस में मेरा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, मैक्स ऑफ करंट वाला, और मैं राइट से पीछे की तरफ कर रहा हूँ, तो राइट से पीछे की तरफ जितनी भी सब एरेज होती होंगी उनका आंसर। तो मेक ऑफ ये मैंने कर दिया, ये इस वाले का मेक में मतलब स्टोर कर रहा हूँ मैं कि मैक्सिमम जॉर स्कोर क्या आता है मेरा किसी भी आई से जे तक का। तो मैं पीछे से करता हूँ, तो आई से जे माइनस वन। अब ये जो मेरा लेफ्ट से, ये मेरा लेफ्ट से मूव करते हुए का आएगा, ये मेरा राइट से मूव करते हुए तक का आएगा। मतलब मैक्स से लेफ्ट से अगर जो मेरा मैक्सिमम आंसर आ रहा है, और राइट से मूव करते हुए जो मेरा मैक्सिमम आंसर है, इन दोनों का भी मेरे को क्या लेना पड़ेगा, मैक्सिमम लेना पड़ेगा, और रिटर्न करना पड़ेगा वो वाली वैल्यू। तो बस यहाँ पे सिंपली मैंने इनिशियलाइज किया, और फिर मैंने बस यहाँ पे कॉल कर दिया, हर एक क्वेरी के लिए वाला फंक्शन कॉल कर दिया मैंने, ये जो वैल्यू आएगी, और इसको स्टोर करके रिटर्न कर दिया, सिंपल। ठीक है, तो दैट्स इट। आई होप समझ आया होगा तुम्हें। कोशिश करना, और मतलब कोड ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, लेकिन तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए। कॉन्सेप्ट समझ आया तो तुम इजीली कर लोगे। Yeah, that's it. Thanks all.